संस्कृत मस्ती चैनल पर आज हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का क्लास 10th उसका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये लेसन 5 है भौतिक विज्ञान का। टोटल लेसन कुल 6 लेसन है। अगला वीडियो जो है बना देंगे तो ख़त्म हो जाएगा भौतिक विज्ञान। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायोलॉजी का बना देंगे। तो चलिए जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहे आपके स्क्रीन पर 1 नंबर है। तो ये जान लीजिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेसन 5। 1 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक किसे कहते हैं, इसके कितने ध्रुव होते हैं। पहला जाने चुंबक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। मतलब जो धातु है लोहा, इस्पात, निकेल, ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे ही चुंबक कहते हैं। और इसके कितने ध्रुव होते हैं। तो इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को N यानी नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव को S यानी साउथ। तो अगर इसके 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नोट पॉइंट एक है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होते हैं। सजातीय मतलब कि समान जाति के, उसमें प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय यानी अलग अलग जाति के, तो आकर्षण होगा। जैसे एक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लगाइएगा तो नॉर्थ और साउथ हो गया, तो 2 अलग अलग हो गया, तो विजातीय रहेगा तो आकर्षण। और सजातीय यानी समान ध्रुव या दोनों नॉर्थ रहेगा तो दोनों प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर भागेगा, उसी को कहते हैं प्रतिकर्षण। तो ये प्रतिकर्षण। अब 2 नंबर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब 3 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं से क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं। तो उत्तर होगा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्र पथ है जो चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्र पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे देखें नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ और बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ। अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है और बाहर में नॉर्थ से साउथ। यानी बाहर में तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर में तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गए। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न।
चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखें। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र पथ है। एक बंद वक्र पथ है। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है तथा चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। ये हम बताया भी थोड़ा देर पहले कि बाहर में उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। ये हमेशा होते रहता है कार्य। अब दूसरा पॉइंट है जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। प्रबल यानी मजबूत, दुर्बल यानी कमजोर। चुंबकीय बल रेखाएं जो है कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये तीसरा गुण है इसका। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है एक दूसरे को, जैसे ऐसे ऐसे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन जाती है। वही कहा गया चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये 4 नंबर प्रश्न हो गए। अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? पीछे में हम पढ़े प्रतिच्छेद नहीं करते, तो उसका क्यों कारण बताएं तो ही जानेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां वे 2 अलग अलग दिशाओं को बताएगी। जब प्रतिच्छेद होगा तो 2 अलग अलग दिशाओं को बतलाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, इसका कारण बता दिए कि यदि वे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां 2 अलग अलग दिशाओं को बतलाएगी, जो कि संभव नहीं है। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? या क्वेश्चन दूसरा है कि ओस्टर्ड जो भौतिक शास्त्री हैं कि ये जो ओरस्टेड जो भौतिक शास्त्री है, ओरस्टेड भौतिक शास्त्री ओरस्टेड के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखे। ओरस्टेड के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखना है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, चाहे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखिए चाहे ओरस्टेड के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिखे। दोनों मतलब वैज्ञानिक का नाम है ओरस्टेड, वही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिए हैं। तो आइए जानते हैं। पहले जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के इर्द गिर्द मतलब इर्द गिर्द यानी आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज ओरस्टेड ने 1820 में की थी कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज ओरस्टेड ने 1820 ईस्वी में की थी। 1820 में तो ओरस्टेड का प्रयोग विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। ओरस्टेड हैं उनका प्रयोग विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। नोट: धारा की दिशा बदलने पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अगर धारा की दिशा बदलिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसी के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर धारा की दिशा बदलिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगा। अब 7 नंबर देखेंगे। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, अथवा मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम लिखे। दक्षिण हस्त नियम या कॉर्क स्क्रू नियम दोनों एक ही हैं। जानिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को, जिसमें धारा बहती है उसे धारावाही कहते हैं, तो धारावाही तार को दाएं से दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करें। समझ रहे हैं? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। ये हमेशा आप हाथ में वो धारावाही तार ले लीजिए और मुट्ठी में किसी चालक तार, तो वही हुआ चालक तार या धारावाही तार को पकड़ लीजिए। अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा तो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। 8 नंबर, परिनालिका क्या है? परिनालिका तो जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर अचालक पदार्थ यानी जिसमें चालक नहीं होता हो उसे अचालक कहते हैं। जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार के कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जब किसी अचालक के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। कोई अचालक पदार्थ है और उसके ऊपर चालक तार जो है लपेट दीजिएगा तो वह परिनालिका कहलाएगा। अब 9 नंबर, विद्युत चुंबक से क्या समझते हैं, इसका उपयोग लिखें। विद्युत चुंबक से क्या समझते हैं? जब परिनालिका के अंदर नरम लोहे के छड़ रखने पर विद्युत धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाता है, ऐसा छड़ क्रोड कहलाता है। क्रोड, जब छड़ को चुंबकत्व हो जाएगा तो वह छड़ क्रोड कहलाएगा। तो ये जब परिनालिका के अंदर नरम लोहे के छड़ रखने पर विद्युत धारा के कारण छड़ चुंबकित हो जाता है, ऐसा छड़ क्रोड कहलाता है तथा नरम लोहे का ऐसा क्रोड विद्युत चुंबक होता है। धारा के बढ़ने पर क्रोड का चुंबकत्व बढ़ता है, लेकिन धारा के बंद करते ही क्रोड का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। देखिए, अस्थायी उपयोग इसका देखिए, क्रोनो में विद्युत घंटी, टेलीफोन रिसीवर, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन सभी जगह विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब 9 के बाद 10 नंबर, है अस्थायी चुंबक।
पिछले बार था विद्युत चुंबक, ये अस्थाई चुंबक है। से क्या समझते हैं, अस्थाई चुंबक से क्या समझते हैं? तो जब परिनालिका के नरम लोहे के छड़ के स्थान पर इस्पात का प्रयोग किया जाता है, परिनालिका के नरम लोहे के छड़ के स्थान पर इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को बंद कर देने पर भी इस्पात अपना सब चुंबकत्व नहीं खोता है और अस्थाई चुंबक बन जाता है। जैसे नरम लोहे में हम लोग कर रहे थे, तो विद्युत धारा बंद करने पर वो अपना चुंबकत्व खो दे रहा था, तो वह विद्युत चुंबक हो गया। और अस्थाई चुंबक यानी ये अपना विद्युत धारा बंद करने पर भी ये अपना चुंबकत्व अपने पास रखेगा थोड़ा मोड़ा, तो वही है अस्थाई चुंबक। वही कह रहा है कि जब परिनालिका के नरम लोहे के छड़ के स्थान पर इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को बंद कर देने पर भी इस्पात अपना सब चुंबकत्व नहीं खोता है, कुछ कुछ खो देता है और अस्थाई चुंबक बन जाता है। ग्यारह नंबर है, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। यह है विद्युत चुंबक, ये अस्थाई चुंबक, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अब तो यह एक अस्थाई चुंबक होता है। अस्थाई यानी विद्युत बंद करने पर ये अपने इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं रहेगा। और अस्थाई चुंबक जो है, यह एक अस्थाई चुंबक होता है, ये अपना गुण चुंबकत्व गुण रखता है। सेकंड नंबर, यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। यह आकर्षण बल, इसका आकर्षण बल जो है कमजोर होता है। आकर्षण बल यानी खींचने वाला। यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। सेकंड था। थर्ड देखिए हम, इसकी शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। आप किसी अचालक पदार्थ में जितना फेरा लगा ऊपर चालक पदार्थ की लपेटिएगा तो उसी को कहते हैं फेरो। इसमें जितना लपेटेगा उतना ही शक्ति इसका बढ़ेगा। तो वही कह रहा है, इसकी शक्ति जो है फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, कितना फेरा उस पर लगाए हुए हैं। और इसकी शक्ति निश्चित होती है, अस्थाई चुंबक की निश्चित होती है। और फेरों पर निर्भर करता है कितना आप उस पर लपेटे हैं, जितना लपेटिएगा उतना ज़्यादा उसका चुंबकत्व बढ़ेगा। चलिए, तो ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट से क्या समझते हैं? जो होता है ना, पोल पर शॉर्ट सर्किट मार दिया है या घर में शॉर्ट सर्किट, वही है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो कभी कभी परिपथ में जब ठंडे और गर्म तार आपस में सट जाते हैं, क्या होता है, कभी कभी परिपथ यानी जो मेन लाइन होता है, जो तार सब पाइप में डालकर बिछाए हुए हैं, उसे परिपथ कहते हैं। तो कभी कभी परिपथ में जब ठंडे और गर्म तार आपस में सट जाते हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है। नगण्य यानी कुछ नहीं रहता है, प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध आर से सूचित करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का, तो ये इसका नगण्य हो जाता है, इसका प्रतिरोध है। जब गर्म और ठंडा तार सटा दीजिएगा तो नगण्य हो जाएगा और परिपथ से होकर अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। कभी कभी परिपथ में जब ठंडे और गर्म तार आपस में सट जाते हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है और परिपथ से होकर अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। अब 13 नंबर देखेंगे हम। 13 नंबर अति भारण, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से क्या समझते हैं? अति भारण, तो कभी कभी परिपथ में एक साथ ऐसे उपकरण जुड़े रहते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है। जैसे
विद्युत इस्त्री यानी आयरन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि। जब कभी एक ही समय में इन उपकरणों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ से होकर अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को अतिभारण करते हैं ओवरलोडिंग। पूरा एक बार लोड दे दिया जाता है, सब एक बार उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी परिपथ में एक साथ ऐसे उपकरण जुड़े रहते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है। ये सभी जो है ना बहुत शक्ति खींचते हैं। रेफ्रिजरेटर, हीटर जैसे विद्युत इस्त्री, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि। जब कभी एक ही समय में इन उपकरणों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ से होकर अधिक प्रबलता की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को अतिभारण कहते हैं। चलिए 14 नंबर, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। क्यों? चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है विक्षेपित हो जाती है। तो दिक् सूचक की सुई एक छोटा चुंबक होता है। दिक् सूचक की सुई जो है एक छोटा चुंबक होता है। जब इसे चुंबक के निकट लाया जाता है तो क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। जब चुंबक दोनों पास लाइएगा, दिक् सूचक में भी चुंबक रहता है और एक चुंबक और लाइएगा, तो अगर नॉर्थ और साउथ रहेगा दिशा तो सट जाएगा। अगर नॉर्थ रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा हल्का, लेकिन विक्षेपित हो जाएगी जरूर सुई। तो ये पूछा था क्यों विक्षेपित हो जाती है, तो इसका मेन कारण है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण। चलिए 15 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा। AC/DC जो पढ़े ना, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा से क्या समझते हैं आज जानेंगे। तो वह धारा जो समय के साथ आवर्त रूप में बदलती रहती है, जो समय के साथ बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय अंतराल में एक दिशा में तथा उतने ही समय अंतराल में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और वह धारा जिसकी दिशा नहीं बदलती है उसे डिस्क धारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। AC कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसे अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यावर्ती धारा। DC डायरेक्ट करेंट डिस्क धारा। तो हो गया कि वह धारा जो समय के साथ आवर्त रूप में बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय अंतराल में एक दिशा में तथा उतने ही समय अंतराल में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और वह धारा जिनकी दिशा नहीं बदलती है उसे डिस्क धारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। सोलह नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ हानि लिखें। प्रत्यावर्ती धारा का लाभ निम्नलिखित है। पहले लाभ लिख लेंगे, उसके बाद हानि लिखेंगे। ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर इसीलिए लगे रहते हैं कि इसका जो विद्युत वाहक बल है घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े कारखानों में प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि बिजली ऑफिस से 11,000 वोल्ट आता है और ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग घर में 240 वोल्ट भी ही हम लोग घर में आता है। तो सोचिए 11,000 को 240 वोल्ट में कन्वर्ट करके हम लोगों को देता है कौन? ट्रांसफार्मर। इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर मोटर सब इसमें पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो को पर।
तो कह रहा है ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े कारखानों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर, इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाकर दूर दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है। विद्युत वाहक बल बढ़ाकर दूर दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है। ये दो था लाभ। अब हानि देखेंगे हम। प्रत्यावर्ती धारा के हानि, तो इससे विद्युत लेपन तथा बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है। विद्युत लेपन और बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा से, इसलिए बैटरी चार्ज करने के लिए अलग से एक मशीन आता है। सेकेंड नंबर, इसका झटका बहुत जोरदार होता है। लगेगा झटका तो बहुत जोरदार लगेगा। थर्ड नंबर देखिए, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। विद्युत चुंबक में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और 4 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुल 4 पॉइंट हानि के थे, ऊपर 2 पॉइंट लाभ के प्रत्यावर्ती धारा के। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। यह है डिस्ट धारा और ये प्रत्यावर्ती धारा। पहला पॉइंट है, यह हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। यह हमेशा डिस्ट धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा और यह समय के साथ आवर्त रूप में बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा जो है समय के साथ बदलती रहती है आवर्त रूप में। अब चल रहे हैं डिस्ट धारा। तो डिस्ट धारा का सेकंड पॉइंट है, यह एसी की अपेक्षा कम घातक होती है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होती है। अगर डिस्ट धारा से आपको झटका लगेगा तो बहुत कम घातक होगा, लेकिन एसी से झटका लगेगा तो बहुत ज़्यादा घातक होगा। और इसका झटका घातक होता है प्रत्यावर्ती धारा का। थर्ड नंबर, यह चालक के अंदर से प्रवाहित होती है और यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है। तो 17वां प्रश्न हो गया। अब 18वां प्रश्न देखेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बतलाए तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाए तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए, ये आपका बायां हाथ हो गया, अंगूठा बल की दिशा दिखा रहा है, तर्जनी आपका विद्युत क्षेत्र और मध्यमा विद्युत धारा। यही था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कि यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बतलाए तथा तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताए तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है।
तो इस प्रकार बनाइए, ये बल, ये ऐसा। अब 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। आ गया विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का वर्णन करें। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का वर्णन करना है। वर्णन। तो पहले जानते हैं विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यही है विद्युत ऊर्जा का काम, कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अब इसका सिद्धांत जान लेंगे पहले हम। बस यही विद्युत मोटर क्या है तो लिख दीजिएगा, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल युग्म का अनुभव करती है। बल युग्म, जिसके फलस्वरूप कुंडली अनवरत रूप से घूर्णन करती है। और ये चित्र हो गया विद्युत मोटर का। यहाँ है आर्मेचर, ये क्षेत्र हो गया, और ये जो है घूर्णन करने वाला है। चुंबक, ये ए, इधर है बी, यहाँ सी, यहाँ डी है, ए बी सी डी है। और ये दिशा है नॉर्थ साउथ। और ये विद्युत मोटर का चित्र, यहाँ बैटरी लगा हुआ है माइनस प्लस। तब चलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में कुछ जान लिया। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल युग्म का अनुभव करती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली अनवरत रूप से घूर्णन करती है। अब बनावट देखिए, इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD रहती है, जिससे एक शक्तिशाली नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस चुंबक के क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इस चुंबक को जो है क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जो हाँ क्षेत्र चुंबक बताए ना। इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD रहती है, जिसे एक शक्तिशाली नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस चुंबक को क्षेत्र चुंबक कहते हैं। कौन चुंबक? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक। आयताकार कुंडली पर तांबे की तार लिपटी रहती है। आयताकार कुंडली जो है उस पर तांबे की तार लिपटी रहती है, जिसकी फेरों की संख्या अधिक होती है। इसे मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। मोटर का आर्मेचर। आर्मेचर के दोनों छोर पित्तल के खंडित बलयों P और Q से जुड़े रहते हैं, और दो कार्बन के ब्रश एक सरवाई बलयों को हल्के से स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ X है, यहाँ Y है। ये X, ये Y है। ये दोनों अठी को हल्के से स्पर्श करते हैं। ये P है, यहाँ Q है, और ये इस पर दिशा दिखा रहा है, इस पर घूमेगा।
तो ये कह रहा था इसमें एक आयताकार कुंडली एबीसीडी रहती है जिसे एक शक्तिशाली नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस चुंबक के क्षेत्र चुंबक कहते हैं। आयताकार कुंडली पर तांबे की तार लिपटी रहती है जिसकी फेरों की संख्या अधिक होती है। इसे मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। आयताकार कुंडली पर जो तारों की तार लिपटी रहती है जो फेरों संख्या बहुत अधिक होती है इसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। मोटर का आर्मेचर के दोनों छोर पित्तल के खंडित वलयों P और Q से जुड़े रहते हैं। आर्मेचर जो है P और Q से जुड़े रहते हैं और दो कार्बन के ब्रश रहते हैं X और Y वलयों को हल्के से स्पर्श करते हैं। अब क्रिया विधि जानेंगे इसका। मोटर का क्रिया विधि है। बैटरी से चलकर विद्युत धारा कार्बन ब्रश X से होते हुए कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है। बैटरी से चलकर विद्युत धारा कार्बन ब्रश X से होते हुए कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है और कार्बन ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे सिरे पर वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः भुजा AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशा परस्पर विपरीत होती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार भुजा AB पर आरोपित बल इसे नीचे की ओर धकेलता है और CD पर आरोपित बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। अतः कुंडली वामावर्ती घूर्णन करती है। कौन घूर्णन? वामावर्ती। यहाँ पर रेफ भी है। आधे घूर्णन के बाद कार्बन ब्रश X का संपर्क Q से तथा Y का संपर्क P से होता है और कुंडली में विद्युत धारा दिशा में प्रवाहित होती है। DCBA दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ये था विद्युत मोटर का क्रिया विधि। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। बैटरी से चलकर विद्युत धारा कार्बन ब्रश X से होते हुए कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है और कार्बन ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे सिरे पर वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः भुजा AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशा परस्पर विपरीत होती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार भुजा AB पर आरोपित बल इसे नीचे की ओर धकेलता है और CD पर आरोपित बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। अतः कुंडली वामावर्ती घूर्णन करती है। आधे घूर्णन के बाद कार्बन ब्रश X का संपर्क Q से तथा Y का संपर्क P से होता है और कुंडली में विद्युत धारा DCBA दिशा में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विद्युत मोटर में खंडित यानी विभक्त, खंडित यानी टूटना यानी विभक्त करना। तो खंडित वलय की भूमिका लिखें। विद्युत मोटर में जो खंडित वलय बताया है उसकी भूमिका लिखें। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, देखिए VVI लगा हुआ है। अब विद्युत मोटर में खंडित वलय दिक् यानी दिशा, दिक् यानी क्या होता है? दिशा। दिक् परिवर्तक का कार्य करती है, दिशा परिवर्तन का कार्य करती है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदल देती है, उसे दिक् परिवर्तक कहा जाता है। यह प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदल देता है, जिसके कारण कुंडली अनवरत घूर्णन करती है। ये 20 नंबर। अब 21 नंबर देखेंगे।
विद्युत चुंबक प्रेरण से क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ होता है चुंबक से चुंबकत्व से विद्युत का उत्पादन करना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ होता है चुंबकत्व से विद्युत का उत्पादन करना। जब किसी चालक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होती है तो चालक में विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ होता है चुंबकत्व से विद्युत का उत्पादन करना। जब किसी चालक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होती है तो चालक में विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रकार को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो अब 21 हो गया, अब 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। पिछले वाला क्वेश्चन था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये है दक्षिण हस्त नियम। तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब अपने कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, वाम हस्त नियम में था बाएं हाथ की 3 उंगलियां और दक्षिण हस्त नियम में है दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चालक की गति के दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए मध्यमा धारा को, तर्जनी क्षेत्र को और अंगूठा गति की दिशा, तर्जनी विद्युत क्षेत्र नहीं, तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा। तो ये 22 नंबर। 23 नंबर है डायनेमो यानी जनित्र। डायनेमो को कहते हैं जनित्र। डायनेमो क्या है? इसका सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का वर्णन करें। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे विद्युत मोटर था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सिद्धांत लिखेंगे। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और इस पर चित्र है ABCD एक, यहाँ X ब्रश है, यहाँ Y ब्रश है। आइए बनावट पढ़ते हैं। बनावट, ये नॉर्थ और ये साउथ। बनावट, इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD रहती है। U आकार के प्रबल यानी शक्तिशाली U आकार के प्रबल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच इस कुंडली को घुमाया जाता है ताकि कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो। कुंडली के दोनों सिरों पर तांबे के 2 सर्पिल वलय लगे रहते हैं। सर्पिल वलय और कार्बन ब्रश X और Y इन्हें हल्के से स्पर्श करते हैं। कार्बन ब्रश हल्के से स्पर्श करते हैं। क्रियाविधि, जब कुंडली को AB भाग उठता है तो CD भाग नीचे जाता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कुंडली में धारा ABCD दिशा में प्रवाहित होती है। कुंडली में जो धारा है ABCD दिशा में प्रवाहित होती है। जब CD भाग उठता है तो AB भाग नीचे जाता है और DCBA दिशा में प्रवाहित होती है।
जो पहले वाली दिशा के ठीक विपरीत होती है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि एक पूर्ण चक्र के प्रत्येक आधे भाग में धारा की दिशा बदल जाती है और बीच में विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। एक पूर्ण घूर्णन के पहले आधे भाग में धारा शून्य से महत्तम तथा महत्तम से शून्य तथा पुनः आधे चक्र में धारा शून्य से महत्तम तथा महत्तम से शून्य मान प्राप्त करती है, जिसकी दिशा पहले वाली दिशा के विपरीत होती है। धारा के इस प्रकार के विचलन को आवर्तन कहते हैं। आवर्तन तथा धारा के परिवर्तित मान होने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये जनित्र यानी डायनेमो का था क्रिया विधि। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है डायनेमो में कारण ब्रश का क्या कार्य है। डायनेमो में जो कारण ब्रश एक्स और वाई है उसका क्या कार्य है। तो डायनेमो में कारण ब्रश का काम विद्युत धारा को वलयों से बाह्य परिपथ में भेजना है। क्या करना है, विद्युत धारा को वलयों से बाह्य परिपथ में भेजना है। डायनेमो में कार्बन ब्रश का काम है विद्युत धारा को वलयों से बाह्य परिपथ में भेजना है। 25 नंबर डिस्ट धारा के कुछ स्रोत लिखें। डिस्ट धारा के स्रोत, तो डिस्ट धारा का निम्नलिखित स्रोत है। पहला शुष्क सेल, दूसरा डीसी जनित्र। डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखे। प्रत्यावर्ती धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखे। तो प्रत्यावर्ती धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला एसी जनित्र, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर प्लांट, ये सभी प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हैं। चलिए 24, 25 और 26 प्रश्न पढ़ लिए। अब 27 नंबर 27 का है लॉरेंस बल। लॉरेंस बल से क्या समझते हैं। लॉरेंस बल जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल को लॉरेंस बल कहते हैं। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। 28 नंबर चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर, विद्युत धारा की प्रबलता पर और चालक की लंबाई पर। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है, विद्युत धारा की प्रबलता पर और चालक की लंबाई पर। 27-28 क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर, ये लास्ट है। 29 और 30 गोलीय विपथन। बड़े द्वारा के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित न होकर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फोकसित होती है। गोलीय दर्पण के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। ये दर्पण का क्वेश्चन था। 30 नंबर किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। दो सदिश के गुणनफल की दिशा जानने में। दो सदिश के गुणनफल की दिशा जानने में फ्लेमिंग का हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का। और दूसरा कोणीय वेग की दिशा निकालने में। तीसरा बलाघूर्ण यानी टॉर्क की दिशा निकालने में।
इन तीनों का दिशा निकालने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। ये टोटल 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम। मार्क चॉइस क्वेश्चन MCQ। 1 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विद्युत और चुंबकत्व में गहरा संबंध होता है, इसका पता किसने लगाया? तो वो ओरस्टेड 1820 ईस्वी में पता लगाया कि विद्युत और चुंबकत्व में गहरा संबंध होता है, ओरस्टेड ने। चलिए 3 नंबर, परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? चुंबकीय गुण। जब धारा को बंद कर लीजिएगा तो वह चुंबकीय गुण खो देता है। वही पूछा परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय गुण। 4 नंबर, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से मिलती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से मिलती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। 5 नंबर, विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? आर्मेचर के घूर्णन पर। 6 नंबर, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? तो आर्मेचर घूर्णन होगा तो विद्युत मोटर का क्रिया होगा। 7 नंबर देखिए, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है? कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। 8 नंबर है, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 9 नंबर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखिए 10 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायनेमो या जनित्र। 11 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो चालक पर बल। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से बताया जाता है? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। चुंबकीय कल्पस का सही मात्रक क्या है? चुंबकीय कल्पस का सही मात्रक वेबर। चुंबकीय कल्पस का सही मात्रक वेबर। 14 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल की दिशा।
फ्रेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है बल की दिशा को संकेत करता है। लघु पठन यानी शॉर्ट सर्किट। लघु पठन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ता है या घटता है तो बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। घरेलू में 220 वोल्ट और 240 वोल्ट 220 वोल्ट होता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ तार। इन तारों के लिए रंग क्रमशः होते हैं, गर्म के लिए लाल, ठंडा काला और अर्थ हरा। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। स्विच कौन से तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं, जिससे स्विच टिप देने से लाइन कट जाएगा स्विच से। तो इसलिए स्विच को गर्म तार में हमेशा लगाइएगा। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। टोटल 18 प्रश्न हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब 19 नंबर देखेंगे। विद्युत फ्यूज आधारित होते हैं तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है गर्म तार में। विद्युत फ्यूज भी जो है गर्म तार में जोड़ा जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो इस्पात से ना अस्थायी चुंबक बनाए थे। नरम लोहे से तो वो अपना चुंबकत्व तो खो दे रहा था विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकने पर। 22 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का छड़। दोनों क्वेश्चन हो गया 21 और 22 जो बताए थे। तो अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। तो अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात और विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहे का छड़। 23 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? तो उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बतलाती है? स्पर्श रेखा खींची जाए चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पर तो वह किसकी दिशा बतलाएगी? तो चुंबकीय क्षेत्र के। 25, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति का नाम है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। 26 नंबर रखिए जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो पानी गतिज ऊर्जा में। पानी जो है बहुत ऊंचा से गिराया जाता है गतिज ऊर्जा में। वही विद्युत जल शक्ति जो है इसके तहत जल को ऊंचे से गिराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। सत्ताईस नंबर का है डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है? डायनेमो में किस प्रकार की धारा? तो प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यदि 60 हर्ट्ज हो तो 1 सेकेंड में उसकी मान कितनी महत्तम होगी? 1 सेकेंड में 2 बार घूमता है, आधा देखिए ऊपर आधा नीचे, तो इसलिए 2 बार घूमता है तो 1 सेकेंड बराबर 2। तो 60 हर्ट्ज यानी 120 बार। 60 गुना 2 हो जाएगा। उनतीस नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका SI मात्रक टेस्ला होता है।
ये सभी आप इंटर में पढ़ेंगे हल्का फुल्का। तीस नंबर, डिस्ट धारा। डिस्ट धारा के वोल्टता को हटाने के लिए डिस्ट धारा के वोल्टता को घटाने के लिए किस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो विभव पतन। डिस्ट धारा की वोल्टता को घटाने के लिए किस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? विभव पतन। प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर। 32, विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च। 33 नंबर देखिए, लघु पथन में परिपथ का प्रतिरोध का कुल मान क्या हो जाता है? लघु पथन में तो जब गर्म और ठंडा तल सर जाता है उसका प्रतिरोध जो है नगण्य हो जाता है, नगण्य यानी बहुत कम हो जाता है। चौंतीस 35 36 पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगा सारे। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 34 नंबर देखिए, एक ही परिपथ में यदि ढेर सारे उपकरण जोड़ दिए जाते तो क्या होगा? तो अति भारण हो जाएगा, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो जाएगा। 35, दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? तो प्रतिकर्षित करेंगे। दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? तो प्रतिकर्षित करेंगे। 36, एक वृत्ताकार कुंडली से प्रवाहित होती धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है अक्ष के अनुरेख। तो ये हो गया टोटल 36 गो ऑब्जेक्टिव और 30 गो सब्जेक्टिव। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से बस इतना ही था। तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में लेसन 6 बता देंगे, ऊर्जा का स्रोत जो है। उसके बाद आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।